वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां सिलसिला टूटा था। सरदार अब्दुल रहीम साहब, जीडीए के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम है कि ये नहीं होगा, ये इत्तेहाद कामयाब, जीडीए कामयाब नहीं कर पाएगी चाहे कितने लोग भी सामने आ जाएं, हमेशा करती है, हम देख लेंगे इस दफ़ा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, कहाँ खड़ी है जीडीए और कितनी ताकतवर है जीडीए इस वक्त? देखिए, पहली बात तो मैं जरा हाफिज साहब की बात तो माननी पड़ती है ना आजकल। जी जी तो हाफिज साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मुर्द इल्जाम ठहरा दिया कि जी जो जी। सारी खराबी के जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन हाफिज साहब थोड़ा सा इस पे भी सोचे हैं कि वो जुडिशरी जो कि नजरिए जरूरत को सपोर्ट करती रही है, उनका भी कुछ अमल दखल है इस खराबी में या नहीं। और जो यकीनन। हुकूमतें डेढ़ डेढ़ साल 2.5 साल में जो फारिग कर दी जाती थी, तो वो जो महरक़ात थे वो भी इसके जिम्मेदार हैं या नहीं। खैर, करेक्ट। बहरहाल, इसके बाद जो आपने सवाल किया, देखिए जीडीए जो है एक पॉलिटिकल अलायंस है इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम जो ये इस किस्म के अलायंस बनते हैं, वो एक इलेक्शन के लिए बनते हैं और उसके बाद जो है वो बिखर जाते हैं। लेकिन जीडीए वाहिद अलायंस है जो कि 2018 में जीडीए की हैसियत से लड़े, इसी निशान पे सितारे के, और अब 2024 के इलेक्शन भी जीडीए के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा रहा है। तो ये वाहिद अलायंस है जो 5 साल जो है वो रहा, और लोग इसके साथ कमिटेड रहे। और ये कहना कि अलायंस जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो जब वोट पड़ेंगे और नतीजे सर आएंगे उस पीर पर साहब पगाड़ा पता इतने लगेगा। इनएक्टिव क्यों है? पीर साहब पगाड़ा पहले जो पहले होते थे वो तो बहुत एक्टिव पीर होते थे। साहब, देखिए, पीर साहब पगड़ा इनएक्टिव नहीं है। पीर साहब पगड़ा ने हमेशा, इस खानदान ने बड़ा रिस्ट्रेन अपने आप पर रखा है। पीर साहब की अवामी कुव्वत इतनी है, उनके मुरीदैन की तादाद इतनी है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, कबात नहीं मैं समझता ये बात करने में कि अगर वो सीटी बजाए ना तो सिंध बंद हो जाएगा। तो पीर साहब ने अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेन रखा है। आइन के तहत जो है वो हम चलते हैं, और पीर साहब की ताकत जो अवामी है वो सब जानते हैं कि कितनी है। तो यकीनन। वो चलें। वक्त पर निकलेंगे, जलसे लेकिन भी वो होंगे हमारे इलेक्शन सरदार के, साहब आपने कहा ना पीर साहब सीटी भी बजाए होंगे। तो सिंध बंद हो जाएगा, मुझे तो एमक्यूएम की बंद पुराना हो दौर जाएगा याद आ गया। वो जो लंदन से जी, सीटी बिल्कुल बजती थी और बंद हो कराची जाएगा बंद हो जाता था। जी। अब जी आपको हाँ। याद है अरशद साहब तो वाला है, दौर? लेकिन ये कि वो पहले सीटी बजा करती थी, लेकिन पीर साहब ने कभी वो सीटी बजाई नहीं। देखें, इनकी यही हिस्ट्री तो ये मैं है कह रहा हूं कि सर, सीटियां बजना पूरा बंद हो गई ऐसा आपकी तरफ से। नहीं, उससे नुकसान होता है ना। देखें, इनकी रेजिस्टेंस पावर ये है कि जब अंग्रेज बादशाह था और कहते थे हुकूमत, उनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, तब रेजिस्टेंस की थी, और सूर्य बादशाह ने जो है वो एक मूवमेंट चलाई थी रेजिस्टेंस की, और जिसके नतीजे में सिंध में मार्शल लॉ लगा था। सिंध में हवाई जहाजों से अंग्रेजों ने बमबारी की थी और तबाही मचाई थी यहाँ पर। तो ये कैपेसिटी है, अब हमारे में लेकिन ये कैपेसिटी उसको बची है सर? इस्तेमाल नहीं करते, अब है गलत ये तरीके। कैपेसिटी? आर वी कैन वी डू दिस अगेन? बिल्कुल क्या है, हम में अब भी बिल्कुल। ताकत है वो? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वो तो सिलसिला ही अलग है ना, रूहानी चलें सिलसिला है। चलें तो चलें वो चलें। लोग तो बढ़ता ही जाता है, कम तो नहीं होता राइट रूहानियत। सरदार साहब, राइट सरदार साहब। अरशद वोरा साहब, एमक्यूएम का मंशूर कब आएगा? आपने मुझे कहा कि मैं प्रिंट लाने वाला था, नहीं ला सका, हाँ, बहुत बिजी था, अनफॉर्चुनेटली। यानी कल परसों आने वाला हाँ, है। इनर उसके अंदर भी ऐसे ही पॉइंट्स होंगे 10 15 14, या फिर कोई प्लान भी होगा? नहीं नहीं बताएंगे किस तरह अचीव नहीं करना नहीं, है? इट हैज़ ए प्लान। ये पूरा एक बड़ा डिटेल्ड है। जब आएगा इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे और टू आपको मैं कॉपी भेज भी दूंगा। और मैं ये चाहूँगा, मुझे अगर हाफिज़ साहब का कॉन्टैक्ट नंबर या मिल जाए तो मैं उन्हें बताऊं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सजेस्ट की है, जिस पे अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जी हाँ। अगर उनको कॉपी नहीं मिली है तो आई वुड लाइक टू सेंड हिम द कॉपी, कि वो उसको पढ़ें। उसमें एम्पावरमेंट जो है आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन करके, जो कि अनफॉर्चुनेटली डिफ़ाइन नहीं है, हमने पूरे 33 पॉइंट्स उसमें दिए हैं। और अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसमें अगर सजेस्ट करेंगे कि उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, वी आर रेडी टू डू दैट। हमने बहुत बड़े फोरम पे किया था उसको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और हमारा सिर्फ यही था कि आप जो है पावर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक आना चाहिए। जब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो एम्पावर्ड होगा फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली,
तो फिर उसके बाद इलाके के लोगों की अप्रोच अपनी यूसी के चेयरमैन तक हो सकती है, अपने कंसर्न मिनिस्टर तक या कंसर्न डीसी तक नहीं हो सकती। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सजेस्टेड और बड़े अच्छी तरह हमने उसको डिफाइन किया। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सेंड कि आपके पास ये कॉपी आए तो शायद आप उसको, और जहाँ तक ताल्लुक़ है एमक्यूएम का, तो एमक्यूएम का वो दौर भी रहा है जब एमक्यूएम पावर में थी, तो कराची वॉज अमंगस्ट 12 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक रियलिटी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। काश वो दिन लौट आए, काश वो दिन लौट आए, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। एमक्यूएम विल बी देयर एंड यू विल हैव द सेम टाइम एंड वी विल डेवलप नॉट ओनली द सिटी द प्रोविंस इंशाल्लाह। ख्वाजा सुहेल साहब, अब आखिरी सवाल है आपसे सर। एक तो बिलावल भुट्टो साहब क्यों भूल गए ये बताना कि वो 17 वफाकी वजारतें बंद करने जा रहे हैं, 1500 अरब की सब्सिडी ख़त्म करने जा रहे हैं किसानों मजदूरों के लिए, जो 2-3 दिन पहले कहा था, आज उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया। नैरेटिव इतना जल्दी क्यों चेंज हो रहा है? और सर आप हमेशा मुफाहमत की बात कर रहे हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बेताज बादशाह हैं। सर आज इतनी सारी जमातें हैं सिंध की जिनसे नून लीग इत्तेहाद कर रही है, पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं कर पा रही, क्या वजह है? बातें हैं, कहें, इत्तेहाद नहीं है सर कोई। देखिए, हम इत्तेहाद करना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि जब इत्तेहाद में जाएंगे तो इन पार्टियों का अभी तक कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि आवाम को ये क्या देंगे। ये जब हमारे साथ इत्तेहाद करेंगे तो हम आवाम को कुछ नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर फिर वजारतों की बंदरबाट होगी, जिसकी आज कल बिलावल साहब ने कहा कि हम वजारतें कम करेंगे। और जो सब्सिडी की आप बात करते हैं, तो मेरे भाई ये सारे बैठे हैं और ख़ासकर डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपकी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको 826 रुपए में आप गैस देते हैं, और जो आपकी इंडस्ट्री है उसको इस महीने से 3200 रुपए में गैस मिलेगी। तो मुझे एक बात बताइए कि आप बड़े सरमाया हैं, आप ठीक है, वही सब्सिडी जो है जब एक काश्तकार के हाथ में जाएगी, चाहे वो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर यूज करे, चाहे वो पाकिस्तानी फर्टिलाइजर यूज करे, लेकिन आप इस तरह ब्लैकमेल नहीं हो सकते कि जो सब्सिडी आपका एक बड़ा सरमायादार ले रहा है और वो आगे नहीं दे रहा। आप देखिए, यहाँ पर जो बात अभी की सरदार साहब ने भी, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि देखिए, सियासतदान हर जगह पे कसूरवार नहीं है, हमारी जुडिशरी उससे ज्यादा कसूरवार है। जिस दिन इस मुल्क में सजा और जजा का कानून नाफिज हो जाएगा, उस दिन कोई भी आदमी जो है किसी चीज से फायदा नहीं। आमिरों को भूल जाते हैं सर आप लोग, जुडिशरी के ऊपर तो उंगली उठा लेते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर की बात करते हुए जो है ना, हमारे सियासतदान कुछ डरते हैं। नहीं, मेरी माजरत से मैं आपको एक बात करूं कि देखिए, बात यह है, एक आम आदमी आज एक वकील को नहीं हायर कर सकता। वो अदालतों से क्या इंसाफ लेगा? आए ना, अदालत जो है वो लगे जैसे सियासी पार्टियों के लिए दिन और रात अदालतें जो हैं, इसको मेरा कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कहिएगा, मेरा एक पाकिस्तानी का गिला है कि बात यह है कि आप दिन और रात जो है वो सियासी पार्टियों के मामला साकिब निसार चीफ जस्टिस अब नहीं रहे हैं, तो इतने सारे कंटेम्प्ट भी नहीं हो रहे सर। अब एक बात सुने, ये जिस तरह से आपने पार्लियामेंट को, मैं चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो ये सारे मामला पार्लियामेंट में होने चाहिए। जब 5 साल हम एक पार्लियामेंट में बैठते हैं तो हम कानून साजी क्यों नहीं करते? क्या वो अपोजिशन नहीं होती? ठीक, सब साथ होते। ठीक, बात ये है कि आप जो जिसका तरीका उसको करने दीजिए, ना कि आप हर के ऊपर जो है खुद बैठ जाए। जब आप किसी के डाका मारेंगे तो जाहिर है ये हालात मुल्क के साथ होंगे, अवाम के साथ होंगे। अवाम को एक आप बिल्कुल लेवल वो दीजिए, उसको बोले कि भाई अपने वोट की ताकत से लाओ, और जब तो दूसरी पार्टी काम ना करें तो अपने वोट की ताकत से उसको हटा दो। जिस दिन आप इस पोजीशन पर आ गए और ये इंजीनियरिंग खत्म हो गई, जो 2018 की एक बदतरीन इंजीनियरिंग थी जो फेल हो गई और जो मुल्क को तबाही के धारे पर ले गई, आपको ये सबको, हमको सियासतदानों को सोचना पड़ेगा कि हमें किसी की बैसाखी पे नहीं आना। सर वो 1962 में इंजीनियरिंग हुई थी, 1972 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। खैर अल्लाह रहम करे आगे वाले वक्त में। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि देखें, आप इस अवाम को, इस 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम को उनका हक लेने दें, और मजीद उनको सियासी जमातें लॉलीपॉप्स नहीं दे सकती। अब अवाम बेवकूफ नहीं बनेंगे, उनको अकल आ गई है, शऊर आ गया है। हाफिज साहब वक्त कम है, जल्दी से मुझे बताइए, शाह महमूद कुरैशी यहां से रिहा हुए, वहां गिरफ्तार हुए, सर क्या ये भी कानून के तहत हुआ?
देखिए मैं पहले जरा, चूंकि मेरे लिए सारे ही बड़े मोहतरम हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे और इंसान वक्त हैं, बहुत कम है हाफिज साहब। मैं सिर्फ क्विकली उसके अंदर ये कहूंगा कि अल्टीमेटली ये है कि अगर आप जुडिशरी पे भी बात करते हैं तो आपको उसको अपनी पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन तो करनी चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, उसके प्रोसीजरल जो हर्डल्स हैं उस चीज़ के अंदर, उसकी जो एलिवेशन का प्रोसेस है, जो आपका पुराना पुलिस का सिस्टम है, अदालती सिस्टम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्लियामेंटेरियंस की है। और उसके बाद 4 काम अगर ये पार्लियामेंटेरियंस कर लें तो ये मुल्क आगे जा सकता है। नंबर 1, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को छोड़ दें पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर और एम्प्लॉयज़ के अंदर। नंबर 2, इस मुल्क के अंदर ट्रू डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें कि ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट हो। नंबर 3 जो है, इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस फंड से अपने आप को अलहदा कर लें। और नंबर 4, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन करें, क्योंकि लेजिस्लेशन ही किसी मुल्क को डेमोक्रेसी के जरिए एक अच्छे रास्ते पर लेके जा सकती है। और इस मुल्क के अंदर हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो लीडर बन के आए और इस मुल्क की खिदमत करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, अरशद वोरा साहब, सरदार अब्दुल रहीम साहब। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।